So, dear student, yesterday we are discussing about something that is something is what difference series diagram, and this one is source second. This is point P, and आवाज आ रही है बच्चों की और वो बाहर से आने वाले हैं यहाँ से. So y1 is equal to a1 sin omega t, and y2 is equal to a2 sin omega t plus 5. Good. Plus 5. So according to what question, first topic we have proved, that is total displacement, resultant displacement y is equal to a sin omega t plus theta. क्वेश्चन फास्ट आएगा. टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था आपने. सेकंड हम बात कर रहे थे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A is equal to root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos 5. It's equation number next. यहाँ पे कल आप पहुँच गए थे, आपको याद होगा. So इसमें कुछ पार्ट्स करेंगे. For maximum amplitude, for maximum amplitude cos phi should be equal to 1. Cos phi should be equal to 1. It means phase difference phi will be 0. So a is equal to, ये वैल्यू 1 हो गया तो ये बचा a1 plus a2 का होल स्क्वायर, उससे रूट से कैंसिल हुआ. सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज a1 plus a2. सिंपली a1 plus a2 लिख लेंगे आप. पॉइंट नंबर सेकंड, फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या डिस्टर्ब कर रहा है बच्चों को? इधर बैठा के आगे खड़ा है. सत्यम आगे बार बीच में चौक के बीच में. तो ये आपकी हैबिट पक्की जा रही है, आप हमें नहीं पाएंगे. आगे देखिए. आप क्या सोच रहे हो? आप मालूम ना वैसे सीरियस नहीं होना चाहते हो बच्चे. फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड a minimum is equal to a1 minus a2. यहाँ पर cos phi minus 1 के इक्वल होगा फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट पहुंचेगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी. थर्ड पॉइंट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी. आई की बात चल रही है यहाँ पर. रिजल्टेंट इंटेंसिटी. सो बच्चों एक छोटा सा स्टेप है जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा. इंटेंसिटी हमेशा स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. तो यहाँ पर पहले ये वाली इक्वेशन लिखिएगा एम्पलीट्यूड वाला. a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2
a1 a2 cos फाई, और इसको जनरली आप यहाँ पे ऐसे कुछ करके लिख लीजिएगा के ए स्क्वायर, और इस इक्वेशन में k की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर भी, यहाँ पे k लिखो, यहाँ पे k लिखो, यहाँ पर k की मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, लिखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके। तो फाइनली आपके पास एक रिजल्ट बनेगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कोस फाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है इसका रिजल्ट एंड इंटेंसिटी के लिए। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कोस फाई। यहाँ पर जो ये 2 रूट I1 I2 है, इसको हम एक नाम देते हैं इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस टर्म interference term। For maximum intensity, first case, for maximum intensity cos phi should be equal to 1 and phi is 0। सो यहाँ पर ये वैल्यू रखा तो हमारे पास आई मैक्सिमम आ जाएगा। आई मैक्स का सीधा फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। एंड फॉर मिनिमम इंटेंसिटी रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। जब पीरियड हो जाएगा मैं आपकी सबकी नोटबुक भी चेक करूंगा, जो कल पढ़ाया था वहां तक कवर के साथ, परसों का और कल का 2 दिन। बच्चों अगर दोनों इंटेंसिटी आपस में इक्वल हो, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0, तो उस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी 2 रूट I1 सेम हो गया, दैट इज 4I0। और इस फॉर्मूले में भी अगर ये वैल्यू रखें, ये वाली इस फॉर्मूले में यहाँ पर, तो आपके पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा 2I0 1 प्लस cos फाई। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, दोनों इंटेंसिटी आपस में इक्वल आ गई यहाँ पर इनकी इंटेंसिटी, और फाई का फेज डिफरेंस है, तो आप सीधा आंसर ये लिख लेंगे I इज इक्वल टू 2I0 1 प्लस cos फाई। या फिर एक और फॉर्मूला बन जाएगा इसका 4I0 cos स्क्वायर 5/2, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। इधर वाला सेक्शन लैप कर दिए। और मिनिमम भी लिख लो साथ साथ, नीचे मिनिमम आ जाएगा 0 अगर दोनों इंटेंसिटी इक्वल है, और वहां पर cos फाई 0 है। यहाँ पे सेंटर की लिखिएगा, सेकंड वाला छूट गया, 4 मिनिमम इंटेंसिटी, ये छूट गया मेरे से, आप लिख लीजिए 4 मिनिमम इंटेंसिटी cos फाई 0। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने डिस्कस किया था बच्चों कि जहां पर
एक वेव का मतलब प्लस दूसरी वेव की प्लस से पड़ता है, तो वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कंडीशन हमें यहाँ पर सोल्व करनी है। इफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, तो इसमें लिखिए द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, द resultant intensity is maximum, ये पॉइंट पे भी लिख लो, the resultant intensity at point P the maximum, that is, तो इस केस में आपका जो फाई है, कोस फाई की वैल्यू कितना लिया जाएगा, कोस फाई हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए, सो कोस फाई शुड बी इक्वल टू 1। और ये जो कोस फाई की वैल्यू जो 1 है वो किस किस कंडीशन पे आ सकती है कि अगर यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 हो, 2 पाई हो या 4 पाई। इन जनरल कैसे लिखेंगे आप, इन जनरल phi n is equal to n into 2 pi, इतना फेज डिफरेंस होना चाहिए, n into 2 pi, 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi। सो इसका पार्ट डिफरेंस निकालना है आपको। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों, उसे बताइए। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला लैम्डा अपॉन 2 pi मल्टीप्लाई फेज डिफरेंस इन जनरल, सो लैम्डा अपॉन 2 pi मल्टीप्लाई n into 2 pi, 2 pi से 2 pi गया। सो बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला आ गया n लैम्डा। अब इसको थोड़ा समझते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। n लैम्डा का मतलब क्या है बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर ये दो सोर्स है, ये S1 है, ये S2 है, ये सामने स्क्रीन है, यहाँ से कोई वेव गया, यहाँ से कोई वेव गया इस पॉइंट पर, और अगर इनका पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, जैसे हमने उसमें डिस्कस किया, पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्डा, तो वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, क्या बनेगी ब्राइट। और अगर ये पार्ट डिफरेंस यहाँ पर गया, सोर्स एक यहाँ पे गया, ये पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा हो गया, कि बढ़ाते चले जाओ 2 लैम्डा, वहां पर सेकंड ब्राइट फ्रिंज 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, जहां जहां पार्ट डिफरेंस इस सीक्वेंस में आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, जहां पर पार्ट डिफरेंस 0 वो सेंटर पॉइंट हो गया। फिर उससे आगे एक पॉइंट लिया, सपोज वहां पर दोनों वेव का पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्डा, फिर उससे आगे पॉइंट 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसे नीचे नेगेटिव में, वहां पर ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसके नीचे डेफिनेशन लिखा होगा, नोट उसको अंडरलाइन कर लें। द पाथ डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, दिस कंडीशन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कहीं को नीचे को लिखा होगा। The path difference is the integral multiple of wavelength n lambda. This condition is constructive interference. अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट आ गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसी पेज पर है ऊपर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, वहां पर डार्क फ्रिंज बनना चाहिए, दैट इज मिनिमम, लिख लो, हेडिंग डालिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। The resultant intensity at point P will be minimum, that is cos phi is equal to -1, cos phi is equal to -1, और इन जनरल क्या फॉर्मूला बनेगा, इन जनरल पार्ट डिफरेंस आपको निकालना है, इन जनरल क्या फॉर्मूला होगा,
cos 5 should be -1 destructive डिफरेंस के लिए. So 5 is equal to pi d5 और 5 तक होना चाहिए. So in general आप लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपको 2n plus 1 into पाई होना चाहिए. अगर n 0 रखें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा पाई, और अगर 1 रखें तो 3 पाई, और 2 रखें तो 5 पाई. पार्ट डिफरेंस निकालो इसका भी. सो डेल्टा t इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई 2n प्लस 1. अपनी बुक में माइनस में कंफ्यूज मत होना, वहाँ माइनस दिया हुआ भी, तभी सोचो सर ने प्लस कर दिया, वहाँ माइनस दे रखा होगा, कंसीडर मत करना भी. पाई से पाई कैंसिल हो गया. सो दैट इज 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2. इट्स अ पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. नोट करिएगा इसको, पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का. चल रहा है. इसकी डेफिनेशन लिख लें. द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट इज मिनिमम द फेज डिफरेंस ऑफ टू सुपरपोजिंग द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर पाथ डिफरेंस इज द ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. ये नोट कर लें. ऑड मल्टीपल बच्चों. इसके बाद केस नंबर इसी पर 11 क्वेश्चन मैंने कल बता दिया. कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? इनकोहेरेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, कोहेरेंट एक सोर्स से कन्वर्ट करके करते हैं. ये सब बता दिया आपको. और ये यहाँ पर केस नंबर 11 पर रिजल्टेंट हमने को फॉर्मूला है. रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताया, एक बताया y नॉट 1 प्लस cos phi cos नॉट cos का थायराइड बताया आपको. अब आपको इसको न्यूमेरिकल करके लाना है सारे, जितने भी स्पेस के न्यूमेरिकल लिखे एक एक न्यूमेरिकल चल गया है. जो न्यूमेरिकल नहीं हुआ आप ऐसे डिस्कस कर लो. केस नंबर 12 13 ये वर्क है आपका आज का. उससे पहले आप न्यूमेरिकल करने से पहले इस ड्राइव को एक बार अपने कॉन्शियस माइंड से दोबारा पढ़ लें अच्छी तरह. इतनी हल्की ड्राइव नहीं है लेकिन आसान है, इतनी बड़ी नहीं. एक बार दोबारा कर लो. चलिए करीब